हे दोस्तों नमस्कार। तो द राइजिंग फार्मासिस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जो कि चैप्टर सेकेंड से है। नाम है फार्मेसी एक्ट 1948 यानी फार्मेसी एक्ट 1948। देखो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 भारत में फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि क्वालिफाइड और ट्रेन व्यक्ति ही दवा से रिलेटेड सेवा दे। देखो इसका मतलब यह होता है, इस एक्ट का बनाने का महत्व मतलब उद्देश्य कि जितने भी दवाएं डिस्पेंस करें वो केवल फार्मासिस्ट ही हों, ना कि अदर अनक्वालिफाइड पर्सन। ऐसे व्यक्ति दवाओं को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट यही लिए बनाया गया है कि जितने ऐसे फर्जी चल रहे हैं सब उनको बंद किया जाए। प्रॉपर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो, पहले पढ़ाई करे, फिर रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस हो, प्रैक्टिस हो, तब जाके वो एक मेडिकल शॉप ओपन करें और दवाओं को डिस्पेंस करें। एक्ट यही लिए बनाया ही गया था। देखो, दिस एक्ट हैज़ बीन डिवाइड इनटू 5 चैप्टर एंड 46 सेक्शन। फार्मेसी एक्ट 1948 है, 5 चैप्टर और 46 सेक्शन में बटा हुआ है। इट हैज़ बीन अमेंडमेंट इन अ मेजर वे बाय द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड माइनर फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1959 और 1981। देखो यह होती है संशोधन प्रक्रिया, यानी समय के साथ अपडेट करना। जो हमारा कानून बना था फार्मेसी एक्ट 1948, उसको समय के साथ अपडेट करना, यानी जो चीज़ें सही ना हो उनको फिर से ऐड करना, जो समझ में ना आए उनको हटा देना, नई चीज़ें ऐड करना। ये होता है अमेंडमेंट। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जिससे एक टाइप का अपडेट होता है। अगर पुरानी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो उनको अपडेट करके इम्प्रूवमेंट लाना, यानी इस एक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसका उद्देश्य देखो क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एजुकेशन यानी डी फार्मा बी फार्मा के लिए रूल सेट करना। जैसे हम बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं तो इसका रूल पीसीआई सेट करता है फार्मेसी एक्ट के तहत कि अगर बी फार्मा करेगा तो 4 वर्ष का 8 सेमेस्टर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ठीक है। और डी फार्मा 2 साल एग्ज़ाम 2 साल पढ़ाई करे, उसके बाद उनको डिग्री मिलेगी, फिर तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट फार्मेसी में, तब जाके वो प्रॉपर एक फार्मासिस्ट कहलाएंगे। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं। देखो अभी अमेंडमेंट की बात हुई थी ना ऊपर, ये देखो ये अमेंडमेंट की बात हुई थी। अमेंडमेंट डी फार्मा में हुआ था अभी अभी, मतलब डी फार्मा में उनको ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो वो एग्जिट एग्ज़ाम लगा दिए। ये अमेंडमेंट है। और इस अभी तक जीकअप का फॉर्म नहीं भरा जाता था, ऐसे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, बिना जीकअप के आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हो। तो ये अमेंडमेंट हो गया। तो इसी टाइप का अमेंडमेंट होता रहता है समय के साथ। उनको सही लगता है तो करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। देखो जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना, वो सब फार्मेसी एक्ट के तहत ही बना है। जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल एसपीसी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई को एस्टेब्लिश करना, वो ही 1948 के तहत ही हुआ था। ये सब हुआ कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और उनकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, मतलब निर्धारित करना कि अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो उनको 3 मंथ की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह इंश्योर करना कि बिना लाइसेंस को भी दवा ना बेचे, मतलब दवा ना बेचे और सही डिस्पेंस और ना ही डिस्पेंस। देखो यह इंश्योर करना कि बिना लाइसेंस के दवा ना बेचे और ना ही डिस्पेंस करें। मतलब 1940 फार्मेसी एक्ट 1940 एक्ट के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति दवा बेचने से पहले उसके पास लाइसेंस होना
इंश्योर है, अगर नहीं है तो वो ये सब नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, पब्लिक सेफ्टी और दवा के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना। पब्लिक के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए दवा का सही इस्तेमाल, यानी जैसे कि हम पेशेंट हमसे मांगता है एंटी सर्दी जुकाम है उसको, वो हमसे एंटीबायोटिक मांगता है, तो हम उसको बताएं कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के लिए दी जाती है, ना कि वायरस के लिए। इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं देनी, ये होता है दवा का सही इस्तेमाल। मतलब हम सर्दी जुकाम में तो एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं, तो ये होता है दवा का सही इस्तेमाल पब्लिक हेल्थ के लिए। देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन आती हैं जो कि हमको आगे इसी चैप्टर में मिलती रहेंगी कि होता क्या है, तो समझने में आसानी रहेगी, इसीलिए डिफिनीसन दिया है। जैसे सेंट्रल काउंसिल क्या होता है, स्टेट काउंसिल क्या होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होते हैं, तो ये सब हम इम्पोर्टेंट डिफिनीसन देख लेते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल काउंसिल, इसका मतलब क्या होता है। देखो सेंट्रल काउंसिल, इसका मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, जो पूरे देश में फार्मेसी से जुड़े नियम बनाती है। मतलब सेंट्रल काउंसिल वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, वो फार्मेसी से जुड़े पूरे नियम बनाती है। जैसे अभी डिप्लोमा में पूरा नियम सब वहीं से क्रिएट होता है, सिलेबस कितने वर्ष का ये सब वही लोग बनाते हैं, सेंट्रल काउंसिल वाले, ठीक है। अब आते हैं स्टेट काउंसिल, यह राज्य स्तर की फार्मेसी काउंसिल होती है जो सेक्शन 19 के तहत बनाई जाती है और अपने राज्य में फार्मेसी से जुड़े हुए मामलों को संभालती है। देखो जैसे अगर हमारा डी फार्म या बी फार्म पूरा हो गया तो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो स्टेट काउंसिल में ही होता है, ना कि सेंट्रल काउंसिल में। तो इनका यही कार्य होता है कि स्टेट काउंसिल को मामले में कॉलेज देखना, रजिस्ट्रेशन देखना, ये सब स्टेट काउंसिल वाले देखते हैं। सेंट्रल काउंसिल केवल आर्डर देते हैं, कि वो रूल बनाते हैं कि इनको फॉलो करवाओ, तो फॉलो करवाते हैं सेंट्रल काउंसिल वाले। अब देखो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होते हैं, वह व्यक्ति जिसका नाम फार्मासिस्ट रजिस्टर में दर्ज हो और जो फार्मेसी का काम कर रहा हो या इस प्रोफेशन में हो। यानी फार्मेसी में काम तो हर व्यक्ति कर, मतलब बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो है जो कि डी फार्म या पहले बी फार्म किया हो, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट पीसीआई में हो, ठीक है, यानी स्टेट काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो वो कहलाएगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अन्यथा आप डी फार्म या बी फार्म करने के बाद भी एक फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हो, जब तक कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो एसपीसी में, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अब चौथा पॉइंट एग्जीक्यूटिव कमेटी देखते हैं, ये क्या होता है। देखो यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल की इम्पोर्टेंट कमेटी होती है जो नियमों को लागू कराने का काम करती है। देखो जो सेंट्रल काउंसिल वो नियम बनाया कि हाँ इतने वर्ष का बैचलर होना है, इतने वर्ष का डिप्लोमा होना है, ये इसमें एग्जिट एग्जाम लगवाना है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है इस रूल को फॉलो करवाता है। जहाँ नहीं होता वो उनको सबको करना पड़ता है इनके अकॉर्डिंग, नहीं करेंगे तो उस कॉलेज की मान्यता रद्द करेंगे, ये सब इन्हीं के रिलेटेड सब होता है। अब देखो रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर ये ना समझना है कि जो हम लोग लिए रहते ये रजिस्टर, देखो वह लिस्ट जिसमें सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम दर्ज हों और इसे सेंट्रल काउंसिल द्वारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन होता है सेंट्रल काउंसिल में, यानी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, ये होता है रजिस्टर्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।